आपका स्वागत है। आपका उद्बोधन सुनने के लिए सदन जो है उपस्थित है। आदरणीय रेड्डी जी। हाँ, प्रणाम सभी को। हाँ, दिनेश जी बोलिए, कहिए। हेलो। हाँ सर, हमने आपका सूक्ष्म परिचय दिया हाँ, आदरणीय। हाँ, और ये परिचय में हमने ये बताया है कि जो आपने जो पेटेंट किए हैं वो विश्व स्तर पर एक अद्भुत पेटेंट है, और विश्व के वैज्ञानिक भी हतप्रभ हैं और आश्चर्य है उन्हें कि क्यों हमने नहीं किया ये पेटेंट, और इतने सरल जो बात थी वो कैसे आज तक विश्व नहीं जान पाया। और जो पोषक तत्वों में सुधार की जो प्रोसेस है आपने पेटेंट किया, और आपके फार्म पे भारत के दो राष्ट्रपति अपने पर्सनल विजिट में आते हैं, विश्व के वैज्ञानिक आते हैं, और साथ में आप जो जैविक खेती, जो प्राकृतिक खेती है उसे अपने अनुसार और प्रकृति के अनुसार सही मायने में परिभाषित करते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ती है, आप अपनी बात रखिएगा, और साथ में कोई आधे घंटे के बाद अन्य किसान भी आपके साथ वार्तालाप करेंगे। आप अपनी बात रखिएगा सर। और जी जी स्वागत। सभी को नमस्कार, नमन। अभी इसमें कहना, मैं तो वो भेज दिया ना, वो हिंदी का कल ये पीडीएफ का भेजना दिनेश जी, सभी को। जी 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 सभी को दिया गया है ना हाँ, वो? हाँ वो ग्रुप में भी गया है और इंडिविजुअल भी गया है जी। इसमें इसको समझने में कुछ दिक्कत है तो मेरे को प्रश्न का रूप में पूछना, नहीं तो मैं पूरा फिर एक बार पढ़ूं क्या? आदरणीय जी, पढ़ा भी जा सकता है। और दूसरा ये है कि जैसे सबसे पहले अगर प्रश्न उत्तरी से शुरू किया जाए, लगभग लोगों ने पढ़ा भी होगा और समझेंगे भी, तो आपसे ये निवेदन है कि सबसे पहला तो आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है ग्लोबल वार्मिंग का। और ग्लोबल वार्मिंग आपकी जो टेक्निक है सीबीआर टेक्निक, आप कैसे प्रूव करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इससे कम होगी और हमारी खेती बचेगी और मानव जगत, जीव जगत बचेगा? नहीं, ये तो सिंपल है ना बोलने के लिए। अभी समझने के बाद सिंपल, इससे पहले समझने से पहले बहुत ये है, हाँ, कठिनाई है। और समझने के बाद, बोलने के बाद सिंपली दिखाए। कोई भी बड़ा बड़ा आविष्कार ऐसा ही होता, जैसे सिंपल सामान्य रूप से ही होना चाहिए। नहीं तो अफोर्डेबल, नहीं तो वो करता भी नहीं, वो कुछ होता भी नहीं। और अपन जो कास्ट कर रहे कल्टीवेटिंग, ये इसका प्रोसेस का इंग्लिश में क्या है? ये प्रोसेस टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल इन द कल्टीवेटेड लैंड्स। अपन नया जमीन में कास्ट करने का नहीं, ऑलरेडी सालों भर से कर रहे उसको कास्ट। इससे पहले पुराना जमाने में क्या होता था, आबाद भी कम रहता था। ये एक गांव में थोड़ा लैंड लेके वो उसको ही जुताई करते, फसल उगाते रहते थे पूर्वजों ने। और वो उधर उसका लैंड का पोषक तत्व, ऊपर ऊपर का पोषक तत्व हो जाने से वो लोग वो छोड़ के दूसरी गांव में जाते थे, बाजूगर, और कुछ सालों के बाद फिर यहाँ लौट आते थे। वो आप अपने आप छोड़ दिए तो वो रिप्लेनिश होता था। अब आजकल का आबादी के हिसाब से अपन ऐसा नहीं जा सकते अपन। और इसका भूगर्भ जल भी अपन ले रहे, और इलेक्ट्रिसिटी ये भी आया, और पंप से, ट्यूबवेल से वो पंप कर रहे, और नदी का पानी, ये सब हो रहे। नदी का पानी का ये समस्या नहीं होता, जहाँ सिंचाई होता नदी का पानी, बड़े बड़े नदी का, गंगेटिक और अपना गोदावरी कृष्णा के जितने भी परिवार का प्रांत है, इसमें कोई समस्या पोषक तत्व का नहीं आएगा, क्योंकि नदी माने सब पोषक तत्व भूगर्भ
गहराई, सब गहराई से का नदी का पानी में सब आ जाएगा। मगर ये समस्या किधर आ रही? समस्या ज्यादा से ज्यादा जिधर किधर नहीं नदी का पानी नहीं आता, नहीं बहता, वो ड्राई लैंड एरिया में समस्या बहुत आ रहा है। ये कोस्टल एरिया में या गैंगेज प्लेन्स में ये तो समस्या नहीं आएगा। क्यों बोले तो हर साल कुछ ना कुछ पोषक तत्व पानी में बह के आ रहे, वो सिंचाई हो जा रहे, वही पोषक तत्व लेकर फसलों उगा रहे। ये समस्या ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेटेड लैंड्स में नहीं है। ये समस्या सभी वो अभी देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, अपना तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब नदी का तट ये नहीं है, इसका इरिगेटेड ज़्यादा से ज़्यादा। ये उड़ीसा और बिहार ये सब क्या है, कुछ प्रांतों में कुछ एरिया में ही नदी का पानी आके सिंचाई हो रही। और ये ऊपर का जो जैसा तेलंगाना, हैदराबाद है, अभी यहाँ पर तो कुएं का पानी नहीं तो अभी ट्यूबवेल आया, यही पानी से हम, इससे पहले बैल से चलते हुए मेरा बचपन में देखा, सभी को मालूम है, मेरा एज वाले को तो सबको मालूम है कैसा कुएं का पानी और तालाब बनता था, तो छोटा छोटा तालाब से पानी सिंचाई करते थे बारिश का मौसम से। और सभी को मालूम है ये इरिगेटेड लैंड्स में बार बार वही जुताई करके एक खाद डाल के, अभी सब अब का समस्या ऐसा है, अपन नया भूमि में नया कल्टीवेशन में वो कल्टीवेट कर रहे हैं ना, वो नया जमीन में ऑर्गेनिक मैन्योर डालो, केमिकल का इस्तेमाल करो, खूब फसल आता, भरपूर फसल आएगा। वो नया पोषक तुम ऑर्गेनिक किस लिए ऑर्गेनिक बोले? क्या आदरणीय सदस्य को आवाज आ रही होगी? मुझे आवाज नहीं आ रही सर की। आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट हो गई शायद। नेटवर्क, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है। लेफ्ट भी हुआ है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी। अरे तेरी दुकान की तोड़ डालू तेरी मार्केट तोड़, जैसे जे फर्क पड़ता है जैसे माथे करम ऐसे पकड़ के नहीं फेंकना। तेरी मार्च में सुबह लंडे तेरी बहन का टने में लंडे दे तेरे को अच्छी सी मार्केट चोर सुनती नहीं है। जैसे आदरणीय पवन कुमार जी से आमंत्रित करेंगे। हाँ, आदरणीय पवन कुमार जी से। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन करें। आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार। शायद कनेक्शन कुछ नहीं लग पाया है, लेकिन हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो अगर वो हाँ आ गए हैं, उनका लग गया।
वॉइस वस्तलेगा। आप आपकी वॉइस आ रही सर? आ रहा है क्या? हाँ अभी आ गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ तो हम सर हम बात कर रहे थे कि आपने जो पानी की समस्या बताई और उसका समाधान बता रहे थे। ये नया जमीन में ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करो या केमिकल यूज करो, वो कोई बढ़िया ही फसल आएगा। और इससे क्या हो रही दिक्कत कहाँ आया, अभी ऑर्गेनिक मैन्योर भी ज्यादा यूज करने से, ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा रहने से क्या हो रहा है, केचुआ के पॉपुलेशन ज्यादा रहने से ही अपने को वजन में, क्रॉप का दिखाई में हरा भरा अच्छा दिखेगा और वजन में नहीं पकड़ रहे हम, ये दिक्कत हो रही है। इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर, केचुआ पॉपुलेशन अभी ज्यादा लूज, पोरासिटी ज्यादा होने से पानी में इवन केचुआ पॉपुलेशन ज्यादा रहने से वो होल्स करते ना सांस के लिए केचुआ, वो होल्स के माध्यम से अपना ये पोषक तत्व नीचे पानी और नीचे और गहराई चले जा रहे। ये ज्यादा भी इसका पॉपुलेशन नहीं रहना, मेरा अनुभव से बोल रहा हूँ, ये दूसरों का क्या है इसका इरादा, इसके बारे में बोलना चाहिए। और मैं देख लिया ये केचुआ और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा लूज सॉइल रहने से पानी वहाँ टिकता नहीं, और ऐसे ही सूर्य रश्मि को, धूप को ज्यादा गहराई तक चले जाता है, गर्मी हवा और दिन में, और रात में भी उससे जैसा खींच लिया वैसा बाहर आ जा रहे। इससे ही ज्यादा से ज्यादातर ये ग्लोबल वार्मिंग, ये धरती माँ का ये गर्मी हो रही, यही अभी क्या फसल है रहने के बावजूद में ये पोरासिटी ज्यादा रहने से, ये ज्यादा क्या इसमें इनमें पोरासिटी क्यों, पोरासिटी जो रंध्रता है, जो छेद जी जो उसमें रंध्र बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, रंध्र बन जाते हैं, वो हवा भी खींच लेता, जैसा खींच लिया वो ऐसा छोड़ देगा। अभी ये हवा, गर्मी हवा बोले दो या ठंडी हवा ने सबको ऐसी खींच ले रहे, ऐसी दे रहे। इससे क्या हो रहा है, फसलों का जड़ में कितना भी पोषक तत्व पकड़ता नहीं और वो लेता नहीं, यील्ड का कमी पड़ रहा है और क्वालिटी भी कम, मजबूत क्वालिटी नहीं आएगा। जैसे चिकनी मिट्टी में अभी जो गहराई का मिट्टी बोल रहे ना, इसमें चिकनापन, क्ले कंटेंट, ये क्ले रहने से क्या पानी को पकड़ लेता, सभी पोषक तत्व रोक देता। ज्यादा चिकनी हुए तो भी अच्छा नहीं, ये ज्यादा चिकनी के लिए वो टॉप सॉइल अपन यूज करे, सो सॉइल और ये चिकनी मिट्टी, गहरे का मिट्टी दोनों मिलाने के बाद थोड़ा पोरासिटी अच्छा मिलेगा और इससे ज्यादा उत्पादन, ज्यादा क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी आ रहे और प्रोडक्शन भी जितना चाहे उतना प्रोडक्शन ले सकते हैं अपन। यू कैन यूज फर्टिलाइजर और केमिकल में जाओ, या केमिकल तो मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि केमिकल का ये पहले ज्यादा ये दिखाई देता, बाद में उसका नुकसान बहुत बड़ा है। ये ऑर्गेनिक यूज करो, कोई भी यूज करो, पद्धति एक ही है। ऑर्गेनिक में बहुत सारे पद्धति है। अभी देखो ये ऑर्गेनिक में मैं अरंडी खली यूज करे थे, अरंडी खली के बाद नीम खली यूज करे थे, और इसके बाद ये जीवामृत भी ट्राई करे, घन जीवामृत भी ट्राई करे, और ये सब फायदेमंद है। जहाँ तक नया मिट्टी में यूज करने से बहुत फायदेमंद है ये सब। ऑर्गेनिक का कोई भी होने दो, वो नेचुरल कुदरती वाला इसको बढ़ा देता है, और ये
स्प्राउट्स का भी बहुत बढ़िया, व्हीट स्प्राउट्स और धान का स्प्राउट्स ये करके ये बना के स्प्रे करे तो और बढ़िया ग्रीननेस और बढ़िया उठाव, टिलरिंग सब ज्यादा बढ़ रहे। इससे क्या हो रहा है, डिसीज भी कम हो जाएगा, वो बुरी नाशक दवा भी जरूरत नहीं पड़ रहे। और उत्पादन क्वालिटी अभी देखिए, क्वालिटी में पोषक तत्व बढ़ाना, ये उत्पादन बढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा केमिकल कल्टीवेशन में पोषक तत्व कमी होगा उस वो उत्पादन का। मगर ये नेचुरल इसमें उत्पादन के साथ साथ पोषक तत्व भी बढ़ रहे। ये पोषक तत्व कैसा बढ़ रहे बोल, ये इसके लिए नया नया फार्मूला में निकाले, वो भी पेटेंट करवाया गया। विटामिन ए, सी, डी एंड विटामिन, आजकल अभी B12 भी आ रहे, अभी फाइंडिंग हो गया है, उसका भी पेटेंट चल रहा है। B12 इन राइस एंड व्हीट सब उसका पेटेंट करवा रहे। वो पेटेंट फाइल होने के बाद अपन को दिखा सकते, अपन बोल सकते। ये महत्वपूर्ण है, ये विटामिन B12 और D3 एक ही उसमें आना, ये तो भगवान की आशीर्वाद है, ये मैं समझता हूँ, मेरे भगवान की कृपा से ये सब हो रहे। जी हाँ सर, यहाँ पे एक बड़ी बात आती है कि जहाँ हम आज आयरन फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं राइस में, वहीं आपने गेहूं में और धान में बहुत सारे विटामिन को इनपुट कर दिया, तो ये कैसे संभव हुआ? ये जैसे आप विटामिन B12 कर रहे हैं, D3 कर रहे हैं। नहीं, ये संभव, देखो मैं तो पोषक तत्व अपन जो खाता है फ्रेश का, वही फ्रेश वाला पौधों को खिलाया है ना। जी, सब लोग क्या कर रहे, सड़ने के बाद दे रहे पौधों को, जी सब यहाँ प्रैक्टिस क्या है, सड़ने के बाद दे रहे। अपन मैं जो क्या करे, फ्रेश वाला खिलाया फसलों को, वो जैसा फ्रेश वाला। अभी विटामिन डी के लिए ये तो पब्लिकेशन हो गया, मैं क्या करे, ये कैरेट और शकरकंद और मेज की आटा, मक्का के आटा, ये तीनों मिला के फ्रेश वाला दिए तो ये सब कैरोटीनॉइड्स का फूड है, विटामिन ए का। ये फूड देने के बाद सूर्य रश्मि से वो पौधा में भी धूप में रहता ना, सनलाइट में रह के वो पौधे के विटामिन डी दे दिया, वो पोषक तत्व, विटामिन ए नहीं आया। महत्वपूर्ण होता है, क्यों बोले तो मैं समझा एक और वो भगवान दिया एक है? ये डी विटामिन आ गया। डी विटामिन कितना मात्रा, एक टैबलेट का रूप में कितना आता, वो टैबलेट। ये नेचुरल का क्या होता, अपन कितना ज्यादा खाए तो भी वो रुकता नहीं वहां पर, अपना बॉडी को कितना डेली कितना होना उतना ही देगा, बाकी छोड़ देगा। ये कुदरती वाला है। और ये B12 भी कितना होना वो यूरिन में चले जाता, तुम्हारा बॉडी को कितना होना है आज का वो दे देता, और बाकी का वो नीचे यूरिन में चले जाता। ऐसा बहुत कुदरती पोषक तत्व कितना भी ज्यादा लिए तो भी कम लिए तो भी नहीं आएगा, ज्यादा लिए तो भी उसका साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। अभी टैबलेट, कोई टैबलेट होने दो, कोई दूसरा होने दो, वो टैबलेट का साइड इफेक्ट्स रहेगा। इसमें यही है अंतर, नेचुरल को और ये कुदरती। और फोर्टिफिकेशन बोल रहे हैं आजकल वैज्ञानिक, ये फोर्टिफिकेशन वाला ये ज्यादा कम हो गया, बॉडी में ब्लड में जाके खून में जाके वो सब कुछ होगा। इसका अंतर उन लोगों को ही मालूम है क्या साइड इफेक्ट्स रहेगा। मगर कुदरती इसमें नेचुरल फोर्टिफिकेशन में ये अपन आयरन बढ़ा सकते, सब पोषक तत्व डिफरेंट फार्मूला लेके कंपोजिशन करके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एनहांस बोल तो उपलब्ध कर वृद्धि कर सकते। ये फार्मूला तो
करवा दिया, मैं 2-3 फार्मूला कराया, अब अभी पेटेंट दूसरा फार्मूला का चल रहा है। ऐसा ही आ जाता वो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, भगवान अपने साथ दिए तो सब कुछ कर सकते मानव। जी, और एक बड़ी बात जो कि कई समय से हम कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जो लेकिन कीटनाशकों के जगह पे आपने कहा कि जो मिट्टी का छिड़काव करें, मिट्टी से कीड़ों को भगाएं और बीमारी को भगाएं, ये क्या है? ये मिट्टी सबको, ये तो अभी तक मिट्टी खाने से कीड़े मरता बोले तो कोई यकीन न करता, आम आदमी ने, वैज्ञानिक भी आजकल के वो महसूस होने के बाद ही यकीन करते। ऐसा मैं भी पहले यकीन नहीं करे, मैं छिड़काव करा मिट्टी, सबसॉइल स्प्रे करे तो पौधों के ऊपर जो कीड़े, वो पूरा एक पशु का चारा था वो सोबल, उसका ऊपर छिड़काव करे तो ये 4-5 दिन में सब गायब हो गया ये कीड़े। फिर बाद में 15 दिन सोचा वहीं रह के, जिधर किधर नहीं करे वो उधर उस तरफ सब कीड़े लगा हुआ है। इधर अपन स्प्रे करे से उस जगह में ग्रोथ भी एक ही दिन में 6 इंच बढ़ गया ग्रोथ, ये मिट्टी, सूखी मिट्टी स्प्रे करे तो। जब तापमान भी 34-35 डिग्री था दिन का, और रात का 20-22 था यहाँ पर तापमान भी। इसमें छिड़काव में तापमान भी थोड़ा याद रख लेना, जितना तापमान बढ़ता मिट्टी स्प्रे करने से उतना ग्रोथ और पोषक तत्व लेगा, सूर्य रश्मि को भी लेगा और पौधा बढ़ेगा। और ये बढ़ने के, ये कीड़े मरने के बाद मेरे को सोच आया, मैं किसी की बोले तो मेरे को ये सब लोग ये करेगा, चिल्लाएगा बोल के, मैं खामोश 15 दिन ऐसे ही ठहर गया। ये क्या वजह, मैं बचपन में मिट्टी खाता था, मेरे को भी कुछ नहीं हुआ, और पशु भी खाते और मुर्गी भी खाते, ये सब खाने के बाद सबको पॉइजन नहीं होते, कीड़ों को कैसा पॉइजन हो गए, बल्कि थोड़ा विचार ऐसी सोच में पड़ गया। किसी का, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा फ्रेंड भी डॉक्टर लोग है, फिर किसी से मैं संपर्क नहीं करा, बोला भी नहीं। फिर बाद में अभी 2016 में ये आईफोन आने के बाद, स्मार्टफोन आने के बाद गूगल में गया, जस्ट डू इंसेक्ट्स हैव लीवर बोल के टाइप करें, जब इमीडिएटली इंसेक्ट डू नॉट हैव लीवर एंड लंग्स बोला, लंग्स बोलने के बाद मेरे को याद आया, मैं बाईपीसी ग्रुप में पढ़ते थे इंसेक्ट्स रेस्पिरेशन विद देयर ओन बॉडी बोल के, शरीर से ही सांस लेगा, वो यकीन हो गया। ये चिकनी मिट्टी उसका रेस्पिरेटरी फोर्स को बंद कर दिया, और उसे, और ये लीवर नहीं वजह से ये चिकनी मिट्टी खाए तो वो पचता नहीं पचने से खाने का रोक देता, पत्तों को खाने का रोकने से वो भूखा प्यास मरने से नीचे गिर जाता, वो जब ये चीटे और सब ले जाते उसको खाने के लिए, ये हो रहे। और पत्तों का ऊपर ये चिकनी मिट्टी रहने से कीड़ों का माई अंडा नहीं देता वहां पर, ये रिपेलेंट है, और कोई ग्रोथ चलते ही रहता ना, और नया पत्ते में का ऊपर नहीं रहे तो वो वहाँ आके कीड़ों का माँ वहाँ अंडा देते। इसलिए इसको पीरियाडिकल हर हफ्ता हर 10 दिन स्प्रे करते ही रहना, वो पोषक तत्व भी मिलेगा और कीड़ों का, डिसीज का। इसके बाद में ये एरंडी तेल मिला के स्प्रे करा, वो भी बहुत गजब रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट, परिणाम अच्छा है अरंडी तेल से। और अरंडी तेल में बैगन का पौधों को थोड़ा मात्रा में, पहले छोटा पौधा था उस वक्त, थोड़ा मात्रा में 10 किलो सबसॉइल में आधा किलो अरंडी तेल मिला के, दोनों हाथ से अच्छा तरह से मिला के थोड़ा मात्रा में दिया, बैगन का एक सुराख करके, वो
जड़ के पास, वो 10-15 दिन तक कोई कीड़ा नहीं आया वो बैगन का पेड़, और बाद में 15 दिन के बाद और थोड़ा मात्रा में दिया। ऐसा 15 दिन को एक बार थोड़ा मात्रा में जड़ के पास दिए, तो दो जड़ के पास दो तेल दिया ना, जो तेल दिए तो वो जड़ से ही ऊपर लेता, मगर तेल कभी भी नीचे ऊपर से नीचे नहीं आता। जड़ से नीचे तेल ले लिया, सब पत्तों में है, वो रिपेलेंट हो गया, उसका स्मेल आ जाता कीड़ों को, वो हम उसका कीड़ों का माँ अंडा फूल में नहीं देता। ये बैगन में क्या हो रहे, फूल में ही कीड़ों का माँ आके फूल में ही दे रहे, वो कितना भी मट्टी स्प्रे करे तो वो फूल के अंदर घुसता नहीं, तब कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो ये तेल देने से वो फूल में से एक सुगंध स्मेल, तेल का स्मेल आए तो वो नहीं देगा, तब ये कीड़ों से बच रहे, भरपूर फसल भी भरपूर आ रहे। फिर ये तेल नीचे थोड़ा मात्रा में तेल देने के बाद और ऊपर से मिट्टी स्प्रे कर रहे, मिट्टी स्प्रे करने से ये शाखाएं और इसका ब्रांचेस टिलरिंग और फल फूल जबरदस्त आ रहे इसमें, वो कोई भी फसल होने दो, फूल और फल क्रॉप भी ज्यादा हो रहे इससे। एनपीके इसमें एनपीके ज्यादा रहता तेल में, ये सड़ने के बाद एनपीके बनेगा, सड़ने से पहले तेल ऐसे लिए तो कीटनाशक दवा फंगीसाइड में भी इफेक्ट होगा, ये बुरी नाशक दवा, ऐसा ये सड़ने से पहले ऐसा हो रहा है। जी सर। और एक दूसरी बात जो कि आप कहते हैं कि जो मिट्टी है वही फसलों की खुराक भी है, तो कैसे आप ये टॉप सॉइल और जो सब सॉइल है उसको कैसे मिक्सर करके उसको कैसे खाद? देखिए हम 10-12 साल से अभी ये पेटेंट करने के बाद ये अंगूर, हमारा अंगूर ज्यादा एनपीके उसे डालते यूज कर रहे हैं, अभी भी हम एक चम्मच भी यूज नहीं कर रहे अभी तक 10-12 साल से, एक चम्मच केमिकल फर्टिलाइजर, भरपूर फसल आ रहा है ये मिट्टी डालने से, सब सॉइल और टॉप सॉइल। सब सॉइल ये और क्रॉप में ये अन सीजन में थोड़ा मात्रा में ही डालते 3-4 बार, मगर सीजन में 5 से लेकर 8 दफा डालते, हर महीने में 3 बार डालते, उसको एक ड्रिप के पास 1 किलो या 2 किलो डालते। अगर मामी डेर ऐसा ऊंचा हो गए तो उसको फैला के फिर लेवल करके उसका ऊपर फिर डालते। तो ये डालने से क्या हुआ है, सूखी मिट्टी का पोषक तत्व जैसा सूखी मिट्टी में सब पोषक तत्व लाभदायक अवेलेबल फॉर्म में आ जाता, वो पौधे को मिलने के मिल जाएगा तुरंत, अपन पानी मिलाए तो तुरंत मिल जाए, वो तुरंत मिलेगा पोषक तत्व पौधों को। ऐसा अगर सूखी मिट्टी नहीं तो गीली मिट्टी भी डाल सकते, फिर सूखने के बाद वो इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक मैन्योर नाइट्रोजन के लिए फिर ये अरंडी का अरंडी चाहे खली या दूसरी खली 3-4 है ना, अरंडी और नीम और करंजा, ये सब डाल सकते हैं अपन। वही कॉटन का कुछ लोग ये भी यूज कर रहे हैं, कपास का कली, और ज़्यादा से ज़्यादा कली के वजह ये भी हम एक साल में 2 किलो 4 किलो एक पौधे को 4 किलो गोबर, सड़े सो गोबर डाल रहे, ये बस इतना ही हो रहा है। हमारा भरपूर फसल आ रहा है, भरपूर माने तो जितना फर्टिलाइजर से कितना आता है उससे ज्यादा ही आ रहा है, और क्वालिटी कीपिंग क्वालिटी वो देखने लायक है। ये मजबूत कर बोल के इसका क्वालिटी और मीठा, ये सूखी मिट्टी डालने से बहुत बढ़िया मिठास। ये हमारा तेलुगु गाना है, इसमें राम तेरा नाम कितना प्यारा है बोल के ना, राम का नाम लिए तो ये सूखी मिट्टी बोले तो राम का नाम है, सूखा मतलब रामा रवि, ये
सनलाइट से सूख जाता मिट्टी, उसमें थोड़ा पानी डाले तो बहुत खुशबू आता ना, वही खुशबू वाला मिट्टी पौधे को दिए तो मीठा फल आ रहे। वो मीठा फल, मीठापन किस से? अरे राम का नाम से ही आ। ये धरती माता सूखने के बाद ऐसा मीठा, जब बारिश, पहली बारिश गिरता, आप अपना भारत का लोगों को ही मालूम है, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज को सूखी मिट्टी का कितना सुगंध आता, परिमल उसका था, सबको नहीं मालूम। या यूरोप या वो लोगों को मिट्टी सूखता नहीं, वो इसका वो लोगों को पता नहीं, अपने को सब कुछ पता इसमें ही चलेगा। तो आपने जी सर, आपने जो भारत की बात करी और विश्व पटल पे साउथ ईस्ट की बात करी, तो एक आपका जो कहना है और प्रयोग है कि आप जो बुवाई के लिए कहते हैं कि हम दिशाओं को अपनाएं, सूरज किधर से निकल रहा है और हमें खरीफ में और रबी में अलग अलग जगह से बुवाई करनी है, वो आप हमें बताइएगा। हाँ, ये पहले मैं ऐसा हुआ, पहले दिक्कत हमको किधर से आ रहा है, फर्टिलाइजर यूज करे, ये पानी कौन सा पानी, हम कुआं खोदते वक्त जब अकाल आया था, कुआं खोदते वक्त ये कुआं का पानी उसका गहराई बहुत 20 गज था, 20 गज बोले तो 60 फीट गहराई से मुरम से आए सो मिट्टी को भी अपन पंपिंग करके सिंचाई करा था। जब फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्योर, तब ये मिट्टी का सोल्यूशन जो सिंचाई करे थे, इससे 100 किलो आने के जगह में 250 किलो पकड़ा ये अंगूर एक एक पेड़ को। वो इतना मजबूत क्वालिटी था, इतना करकर है, इतना मीठा है, मगर उतना क्रॉप आने के बाद क्या हुआ, 1-2 प्लाट थोड़ा हार्वेस्ट करने के बाद ओला वृष्टि हो गया, पूरा आधा चले गया, आधा फसल, आधा एक बंच एक साइड में आधा चले गया, वो फिर आधा बेचे तो में हमको खर्चा तो नुकसान नहीं आया, फिर भी थोड़ा कुछ फायदा भी हुआ, मगर